हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैं आपको यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जितनी भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उन सभी को मैं आपको अप टू डेट करती रहती हूँ। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी बहुत ही मिनिमम यानी 1 से 2 क्लास ही मैंने लिया है। मैंने ज़्यादा उसमें क्लास आपकी ली नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी शेड्यूल ऑर्गेनाइज करती हूँ तो उसमें जो है रिसर्च आपका एंड अदर आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा मेरे से मिस आउट होता है, हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ आपको कि जल्द से जल्द रिसर्च में जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, सॉरी पेपर फर्स्ट में आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है वो भी आपके कवर करते चलूँ। मैंने जो भी क्लासेस उसमें आपके लिए थे उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, उसी की बेसिकली आज हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो सेशन वो ऑर्गेनाइज किया था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनसे ऑलरेडी एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे आपका आपके जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग हो गई, आपके आपकी मेमोरी कंसेप्ट हो गए, आपके जितने भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं, यानी ब्लूम ने जो टेक्स्टोनॉमी दी थी, तो ब्लूम टेक्स्टोनॉमी को भी मैंने कवर किया है। बट मैंने मेंशन कर दिया है कि ब्लूम टेक्स्टोनॉमी में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी ब्लूम का जो 1956 में उन्होंने दिया था और जो 2001 में दिया था, दोनों को ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि ये एनटीए है, ये 2001 भी पूछ सकता है एंड आपका 1956 का भी पूछ सकता है। ओके। सो पहले तो हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे बेसिकली मेरी टाइमिंग क्या है, जो काफ़ी दिन से बहुत डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे वर्क हैं, सो दैट मैं उन्हें डिले नहीं कर सकती, वो मुझे समय से देने होते हैं। उसकी वजह से क्लासेस जो हैं प्रॉपर वे में नहीं जा रही हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे थोड़ा भी समय मिलता है अपने काम से फ्री होते ही मैं जो है आपके लिए सेशन ऑर्गेनाइज करती हूँ। एज वी ऑल नो कि जो मेरी पेपर फर्स्ट की क्लासेस होती हैं वो 6 PM आपकी इवनिंग में जाते हैं, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे होती है, और संडे को बेसिकली हम करते हैं मैराथन। ओके। एंड आप ये जो मेरा चैनल है यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही मेरे कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलते हैं। पेपर सेकेंड में बेसिकली हम यहाँ पे कवर करते हैं होम साइंस की क्लासेस, बेसिकली हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है आपको। ओके। ये जो मेरी सेकेंड पेपर सेकेंड की क्लासेस होती है वो 11:30 होती है, जो टोटल आपके 6 डे चलती है, एंड देन संडे में हम मैराथन करते हैं, और मैराथन हमारा होता है पीवाईक्यू से रिलेटेड थियरी को मैं कन्वर्ट करती हूँ और आपको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करती हूँ। दोनों ही आप कंटेंट मेरा वाईटी चैनल से आप देख सकते हैं, मैंने 100+ वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपके कई फ्री एआई टूल्स हैं जिन्हें आप कैसे ड्यूरिंग द रिसर्च आप यूज़ करेंगे, एज वेल एज आप कैसे अपने रिव्यू लिटरेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सिक्वेंसली वे में रिव्यू लिटरेचर को आप जो है अरेंज करेंगे, इसके लिए भी मैंने फ्री एआई टूल्स बताए हैं। मैंने अर्लियरली अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले ही मैंने एक आप सभी के लिए क्लास जो है अपलोड किया, वो ये था रिसर्च में जो प्लेजरिज्म होता है उसमें पहले तो मैंने वहाँ पे यूजीसी ने जो 2018 में गाइडलाइन बनाए हैं प्लेजरिज्म को लेकर के, कि कितना अभी डिडक्टिव हो गया प्लेजरिज्म। आप जैसे कोई भी आप कंटेंट बना रहे हैं तो आप प्लेजरिज्म से नहीं बच सकते, यानी पूरी तरीके से यूजीसी जो है हर जगह, क्योंकि हम जब भी डेटा को यूज़ करते हैं तो ओपन डेटा सोर्स, ओपन डेटा को हम यूज़ करते हैं, सो दैट आप कैसे प्लेजरिज्म को अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग द रिसर्च, आप कैसे प्लेजरिज्म को मिनिमाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें यूज करके आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं कि यस मेरा इतना परसेंट प्लेजरिज्म आता है, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइन में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आप जो है यदि 10% है तो इट विल बी ओके, इट विल बी कंसीडर, एंड आपको आगे फर्दर करने दिया जाएगा, पीएचडी हो आपकी या थीसिस हो आप सॉरी डिजर्टेशन हो आपके, या फिर कोई रिसर्च पेपर आपका हो। ओके। बट यदि आपने 40-60% है आपका, सॉरी 10-14% है, तो आपको 6 मंथ की पूरी दी जाती है। ये मैंने पूरा आपको बताया है कि लेवल 0 क्या है, लेवल 1 लेवल सेकेंड में बेसिकली आपका इस तरीके से आता है, लेवल थर्ड होता है जो
एबव होता है, यानी इसके बाद आपकी ना थीसिस कंसीडर की जाएगी, ना डेजर्टेशन कंसीडर किया जाएगा, एज वेल एज आपके पूरी तरीके से यदि आप रिसर्च पेपर को लेकर के मैन्युस्क्रिप्ट देते हैं तो वो तो तुरंत विड्रॉ करने के साथ साथ आपके अंडर एमए और पीएचडी के स्टूडेंट आपके अंदर नहीं मतलब एनरोल होते हैं, और आपके इंक्रीमेंट जो होती है वो रोक दी जाती है। ये सारी चीज़ें हम सभी ने उसमें डिस्कस किए थे। साथ ही हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्लेजरिज्म डिटेक्शंस के लिए बेसिकली यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करना है, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें जो एआई बेस्ड हैं, एआई पावर्ड हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो फ्री है, हर कोई उसे एसेस कर सकता है। वो कैसे एसेस करना है वो भी मैंने आपको उस वीडियोस में बताया है। सो आज बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करेंगे। तो ये आपका जो सेशन आज का होगा ये पूरी तरीके से आपका PYQs एंड थियरीज बेस्ड होता है, यानी कुछ मैंने इसमें थियरी मेंशन किया है जो आपको लगता है मुझे कि इसे एक्सप्लेन करना चाहिए और अच्छे से आपको समझाना चाहिए, उसके लिए मैंने थियरी ऐड की है, और एंड देन हम PYQs को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे सो दैट आप ये रिकग्नाइज कर सकें, आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन NTA के द्वारा पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ओके, सो इफ यू आर, आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द यस, इसको मैं थोड़ा और आपके लिए जूम कर दे रही हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे आई थिंक मैंने यहाँ पे 45 टू 46 क्वेश्चन यहाँ पे मैच 46 है, बट यहाँ पे एक नंबर मिस आउट हो गया, तो टोटल 46 आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग, क्या होनी चाहिए प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग का। ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, टू डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन, यस बहुत जरूरी है, बट टू डिलीवर स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, to maintain classroom discipline, to complete the syllabus on a time. As a learner, as a student, हमें ये लगता है कि ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, एंड इट इज द ऑल ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एज अ टीचर आप, एज ए टीचर, एज अ लर्नर आप ये जानते हैं कि हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ओके, डेवलप होने चाहिए क्रिटिकल स्किल्स, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचना स्टार्ट करें, बियॉन्ड आप चीज़ों को सोचना स्टार्ट करें, मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, यस इट इज़ वेरी नेसेसरी। यदि आप किसी क्लासरूम में है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ सिलेबस टाइम पे फिनिश होना ज़रूरी है। बट यदि मैं बोलूँ कि इन सभी में से जो प्राइमरी स्तर पे आपका आता है तो वो आपका हो जाएगा टू डेवलप स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल, सो दैट जो स्टूडेंट है वो क्रिटिकली थिंकिंग कर सके, एनालाइज कर सके। जैसे ये क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कब स्टार्ट होती है, जैसे आप PhD करने जा रहे हैं तो आप खुद से प्रॉब्लम ढूंढते हैं, खुद से उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, सारी चीजें आप ही करते हैं, विच मीन्स आप क्रिटिकली चीजों को जो है डील करना सीख जाते हैं, आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, एंड देन उसी आप अपने ही प्रॉब्लम का सोल्यूशंस खुद ही रिजॉल्व करना जान जाते हैं। तो यहाँ पे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं। आप देखे होगा आपने, जब आप अपने गाइड के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैम मैं इस पे, या सर मैं इस पे करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो बोलेंगे आप रिव्यू टीचर फाइंड आउट करो एंड देन गैप को आइडेंटिफाई करो। जब आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं तब आपको ये मिलता है कि नहीं इस पे तो ऑलरेडी काम हो चुका है तो मैं इस पे काम नहीं करूंगा, और आउट ऑफ द बॉक्स यानी उसमें कुछ अलग आप जो है निकाल करके ले करके आते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है जो 10 लोगों ने किया है 10 का आप कंटेंट आपसे मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन 10 से आपको अलग बनाती है, आपने कुछ इसमें अलग ऐड ऑन किया है, तो ये यहाँ पे आप जो है क्रिटिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कब होता है, ये आपका होता है बेसिकली जब आप हायर एजुकेशन लेवल में जाते हैं, एंड देन आप चीज़ों को सोचना, अंडरस्टैंड करना, समझना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी द B नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following represent the highest label in Bloom taxonomy? Okay,
ब्लूम टेक्सोनोमी का हाईएस्ट लेवल पूछा है, क्या हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसने ईयर नहीं मेंशन किया है। ओके, तो आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि सबसे हाईएस्ट क्या हो सकता है और ये किसको पूछना बेसिकली चाह रहा है। 1951 में जो इन्होंने टेक्सोनॉमी बनाई थी उसके अनुसार, या फिर ये जो 2001 में टेक्सोनॉमी आई थी जिनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लाया गया था उसके अनुसार। तो जब आप इसके आंसर को देखेंगे तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से क्या हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन गिवन है एप्लीकेशन नो, एनालिसिस नो, सिंथेसिस नो, इवोल्यूशंस। जो आपका मूल्यांकन होता है वही आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से होता है। मैंने क्वेश्चन के बाद इसे एक्सप्लेनेशन इसलिए डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे बता चुका है, मैं इससे पहले आपको जो है ये चीज बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारी 1956 में आई थी ब्लूम की टेक्सोनॉमी एंड 2001 में ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी, उसमें लोअर से हाईएस्ट कैसे है। तो वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट जो आपके 1956 में आई थी उसमें बेसिकली फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है नॉलेज, दूसरे नंबर पे आता है आपके कॉम्प्रिहेंशंस, तीसरे नंबर पे आपका आता है एप्लीकेशन, फोर्थ पे आपका आता है एनालिसिस, फिफ्थ पे आपका आता है सिंथेसिस एंड सबसे लास्ट में आपका आ जाता है इवोल्यूशन। कैसे आप ये समझेंगे कि ये बेसिकली पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट और 1956 का, क्योंकि 1956 में सबसे हाईएस्ट बताया गया था ब्लूम के अनुसार, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार कि इवोल्यूशन आपका जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये किस तरीके से चलता है, यहाँ से ऐसे चलता है। ओके, ये आपका लोवेस्ट लेवल हो जाता है और ये आपका बेसिकली हाईएस्ट लेवल हो जाता है। इज इट क्लियर? एंड जब आप उन्हीं में जब उनकी टेक्सोनॉमी आई थी तो फिर उसमें कुछ सुधार करके इनकी टेक्सोनॉमी के 2001 में फिर से इसमें लाया गया था, जिसमें फर्स्ट नंबर पे था आपका रिमेंबर, यानी याद करना, मेमोराइज करना, रिमेंबर करना यानी ध्यान रखना। सेकेंड आपका आता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो उसे आप करते हैं अप्लाई। ओके, अप्लाई करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं और इन सभी चीज़ों के होने के बाद जो सिक्स्थ स्टेप आपका आता है वो आपका आ जाता है क्रिएशन, यानी क्रिएटिव करते हैं, यानी क्रिएशन लाते हैं उसके अंदर। ओके, सो जब भी आप ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट पूछे तो आप इवोल्यूशन भी जा सकते हैं और क्रिएशन भी जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका आंसर क्या पूछा है। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इन द कंटेंस्ट ऑफ टीचिंग व्हाट डज पेडागॉगी रेफर टू। तो मैंने पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी और हिट्रोगॉगी तीनों को ही बहुत डिटेल में मैंने बताया है, तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी पेडागॉगी क्या होती है। बस आप इतना समझ लें कि पेडागॉगी में छोटे बच्चों के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, एंडागॉगी आपके एडल्ट जो लर्नर होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो जो पेडागॉगी होती है उसमें बेसिकली आपके रोट लर्निंग आ जाती है, आपके स्कैफ फोल्डिंग आ जाती है, ये सारी आपके जो है पेडागॉगी में आ जाती है। यानी ये इस पे जो पूरे कंटेंट होते हैं टीचर सेंट्रिक होता है। आप पेडागॉजी में ये भी समझ लें कि इसमें बेसिकली टीचर सेंट्रिक होता है। ओके, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होता है, लर्नर सेंट्रिक नहीं होता है। यानी जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो एक ट्रेडिशनल भी आप इसे मान सकते हैं कि ये ट्रेडिशनली इसमें टीचिंग कराई जाती है। यानी इसमें पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केवल टीचर की होती है, टीचर के द्वारा ही स्टूडेंट इसमें सीखता है पेडागॉजी में। ओके, द साइंस ऑफ लर्निंग, द आर्ट एंड सोशल्स ऑफ टीचिंग, स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर या फिर द प्रैक्टिसेस ऑफ सर्कुलम डेवलपमेंट, यानी जो आपका सर्कुलम डेवलपमेंट होता है उसकी प्रैक्टिस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द सेकेंड नंबर ऑप्शन, यानी द आर्ट एंड द साइंस ऑफ टीचिंग। ओके, अब मैंने असेसमेंट आप सभी को नहीं बताया है कि टीचिंग में असेसमेंट होते हैं, जैसे आपके डायग्नोसिस हो गए और मैंने यहाँ पे एक और मेंशन किया फॉर्मेटिव हो गई, आपके सबमिटिव। बेसिकली एग्जामिनेशन में इन्हीं तीनों से ही वो जो है आपको राउंड करके क्वेश्चंस पूछते रहता है। ओके, सो हम बात करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे
कि जो आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो क्या होते हैं। उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, सो जो डायग्नोसिस असेसमेंट होता है उसका बेसिकली पर्पज क्या होता है, टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट प्योरिटी, उसके जो प्योर नॉलेज है, स्किल, लर्निंग नीड एट द बिगिनिंग एंड द यूनिट कोर्स ऑफ द स्कूल ईयर। यानी उनके जो जो डायग्नोसिस असेसमेंट होता है उसमें नॉलेज, स्किल, लर्निंग इन सभी को बेसिकली देखा जाता है। टाइमिंग क्या होती है, बिफोर इंस्ट्रक्टिंग बिग। ओके, एग्जाम्पल जैसे आपके प्री टेस्ट हो गए, क्यूज हो गए, आपके जो है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो गए या फिर डिस्कशन हो गए। तो एक चीज आप याद रखिएगा, उसमें बेसिकली जब भी आपके डायग्नोसिस की बात होती है तो आप जो है बच्चों के अंदर जो कमियां हैं, जो चीज़ें आपको कमी नज़र आ रही है, उनको आप इनके माध्यम से, जैसे आपने प्री टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, क्विजेज लिए, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपने किया, मतलब उन्हें नहीं पता है कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड द डिस्कशन ग्रुप या फोरम आपने ऑर्गेनाइज किया। इससे आप उन्हें जो है उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके अंदर बेसिकली किस चीज़ की कमी चल रही है। आगे यहाँ पे यूज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। पर्पस क्या है, टू विंटर स्टूडेंट लर्निंग प्रोवाइड फीडबैक बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट ब्रिंग लर्निंग द प्रोसेस। ओके, अब इसमें बेसिकली जो आ जाते हैं ऑन गोइंग थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, टाइमिंग यही आपकी इसमें मैंने मेंशन किया। एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे क्लास डिस्कशन हो गया, एग्जिट ट्रिक्स हो गए, क्विजेज हो गए, होमवर्क हो गए, असाइनमेंट्स हो गए और आपके जो है ऑब्जर्वेशन हो गए। ये सारे आपके आ जाते हैं फॉर्मेटिव में। ओके, आप यूज देख लीजिएगा किस तरीके से है। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करेंगे सबमिटिव असेसमेंट जो सबसे लास्ट में होता है। ओके, सो इसमें बेसिकली एग्जाम, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशंस एंड पोर्टफोलियो, ये सारे आपके आ जाते हैं जो जिसका मूल्यांकन। फॉर एग्जाम्पल आप गए इंटरव्यू में, इंटरव्यू आपने दिया। ओके, सो जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो एग्जामिनर आपका मार्क्स चढ़ा रहा है वो भी आपका एक सबमिटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो एक एग्जामिनेशन में जो है आपकी मार्क को असेस करता है एंड देन वो आपको एक फाइनल ग्रेड आपका बन के आता है या फिर फाइनल नंबर बन के आता है, जिसमें आपका मेंशन होता है कि आपने इतने नंबर पाए हैं। तो वो भी एक तरीके का आपका सबमिटिव असेसमेंट है। साथ ही साथ आपने एक पूरे 1 ईयर स्ट्रक्चर मैनर में आपने पढ़ा, यानी आपने स्कूलिंग की, एंड देन लास्ट में आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, यानी आपको जो मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है, तो वो मार्कशीट भी आपकी एक सबमिटिव असेसमेंट के अंतर्गत आती है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन। Which type method involves student working together in a small group to achieve a common goal? ध्यान से देखेंगे, स्मॉल ग्रुप है और कॉमन गोल है। ग्रुप है लेकिन गोल जो है कॉमन है, यानी ये एक गोल है और ये ग्रुप है। आपस में सब कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और एक ही गोल को पाने के लिए जो है अग्रसित होंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। लेक्चर मेथड तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, लेक्चर मेथड जो होता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड होता है। इज इट क्लियर? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जैसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन इस तरीके का कोई एक जो है डेमो दे रहा है और उससे रिलेटेड बाकी लोग जो है उसे देख रहे हैं ग्रुप में। ओके, होता है ना ऐसा कि आप जो है कोई एक बना करके आपने कोई चीज़ लेकर के गए, आप उसका डेमो दे रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई मल्टीमीडिया है, कुछ भी आपने बनाया है, उसका डेमो देने के लिए गए कि आप प्रॉपर कैसे यूज़ करेंगे, एंड देन उससे रिलेटेड बाकी सारे लोग आपको जो है देखते हैं, वहाँ पे समझते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में बेसिकली एक ही कॉमन गोल्स होते हैं जिन्हें प्राप्त किया जाता है, सबके साथ मिलके रहते हुए भी एक ही गोल को प्राप्त करते हैं। ओके, व्हाट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरली यूज फॉर? फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरली यूज फॉर असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स या फिर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, monitoring student learning to provide ongoing feedback, okay,
कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स, यानी आप अलग अलग स्कूल में जो है परफॉर्मेंस उनका जो है कंपैरिजन करना है। सो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग टू द प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। आप ये बेसिकली इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? क्या हो सकती है इफेक्टिव टीचिंग? स्ट्रिक्ट अडरेंस टू द टेक्स्ट बुक, नो, क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है। इनकरेजिंग पैसिव लर्निंग, नो, एक्टिव लर्निंग को हम इंक्रीज करेंगे, पैसिव लर्निंग को क्यों इंक्रीज करेंगे? तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। फैसिलिटेट एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, या फिर आपका एम्फेसाइजिंग रोट मेमोराइजेशन, नो। यहाँ पे पूछा गया है कैरेक्टर इफेक्टिव टीचिंग क्या है? रोट लर्निंग हम कब कराते हैं? जब आपने देखा होगा, यदि आप में से किसी के घर कोई छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि वो रोट लर्निंग करता है। कैसे करता है? जैसे पोयम लर्न करना होता है तो वो कैसे लर्न करता है, उसकी जो धुन है उसको समझ के। कभी कभी आप देखेंगे वो टर्म ही नहीं बोलता है, और जो केवल वो धुन, पूरा धुन बोल के लेकर के जाएगा, यानी जो रिदम है वो पूरा बोल के ले जाएगा, बट वो टर्म्स नहीं निकालता क्योंकि उसको टर्म्स नहीं याद होते। आप याद करें जब आप टेबल्स याद कर रहे थे, है ना, मैंने तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 नहीं याद किया है, मैंने इस तरीके से 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 इस तरीके से याद किया है, ठीक है। तो आपने जब ऐसे मैथ को लर्न किया होगा, ये आपकी आती है रोट लर्निंग में, ओके, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आप जो है आप मल्टीप्लिकेशन करके आप जो है टेबल को लर्न कर सकते हैं। टेबल को लर्न करने का एक ही जात 20 तक ऑलमोस्ट सभी को लर्न करना पड़ता था। तो जब 20 तक आप लर्न करते थे तो कैसे लर्न करते थे? एक रोट लर्निंग की तरह ही आप लर्न करते थे। एक कोई सामने होता था जो बोलता था, और देन हम सभी क्या करते थे, उनके साथ रिपीट करते थे, एंड देन हमारा टर्न आता था, हम बोलते थे, बाकी सब हमारे साथ रिपीट करते थे। इस तरीके से, चलो 2 का मैं एक तरीके से मान भी लेती हूँ कि आपने कोई और चीज़ें को अपनाया होगा, बट थिंक अबाउट इट, 13, 19 एंड 17, ये जो आपके टेबल्स होते थे, इनको बिना आप जो है बार बार उसे रिवीजन करके आप इसे मेमोराइज नहीं कर सकते थे फॉर द दैट टाइम, जब आप उस एज में थे। तो रोट लर्निंग आपकी यहाँ पे नहीं आएगी। रोट लर्निंग का मतलब एक ही होता है कि बच्चा इसमें बेसिकली रोट करता है, यानी आपके रूट करके बार बार जो है चीज़ों को रिपीटेड फॉर्म में। आप देखे होंगे कि बच्चे राइम्स जो लर्न करते हैं, जैसे हम सब ने भी राइम्स लर्न किया होगा, तो राइम्स लर्न करने में आप एक टर्म्स नहीं निकलते हैं आपके, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग है आप उसे नहीं प्रोनाउंस करते हैं, एंड देन आप जो है एक रिदम को फॉलो करते हुए निकल जाते हैं, ओके। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ द एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, ओके। तो ऑप्शन आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। According to Bloom's taxonomy, which domain involve physical movement, coordinations and use for motor skills? Cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, sensory domain. Okay? So इसमें आपके बेसिकली पूछा है कि फिजिकल मोमेंट कोऑर्डिनेशन एंड द मोटर स्किल की बात कर रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा साइकोमोटर डोमेन। आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसने फिजिकल मोमेंट साथ ही साथ मोटर स्किल की बात इसमें की है। मूविंग ऑन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। व्हाट इज द नाउ, अभी एक ठीक है और अच्छा है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट? अब ये समेटिव असेसमेंट आपका क्या है, जो सबसे लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये आपका समेटिव असेसमेंट है। टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, नो, क्योंकि ये कब होता है आपके ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ओके। टू डायग्नोज स्टूडेंट प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट, टू मॉनिटर स्टूडेंट बिहेवियर इन अ क्लास, ओके। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है, ओके। डायग्नोज स्टूडेंट प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डायग्नोस्टिक में, ओके। एंड द मॉनिटर स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम, ये भी आपका डायग्नोस्टिक में आ जाएगा, क्योंकि उसी समय हम मॉनिटर करते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। अब आप इसे कैसे करेंगे, इवैल्यूएट,
स्टूडेंट, कई सारे इसमें की पॉइंट्स है। एंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स यूनिट्स, यानी आप जो है सबसे लास्ट में आपका समेटिव वैल्यू किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग? टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, student constructing their own understanding and knowledge, emphasize of memorized of a fact, no, use standardized testing. Okay, so इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म का ही मतलब क्या है कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं, नॉलेज को जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व? टीचिंग ऑल स्टूडेंट इन द सेम वे, using a variety of teaching strategies to meet individual learning needs, separating student based on the ability level, no, focusing solving and the gifted student, no। क्यों हम फोकस करेंगे? हमारे लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं। जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं तो सारे बच्चे सब टीचर्स के लिए एक समान होते हैं। सो यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग, आप अपने टीचिंग को जो है वैरायटी दे, सो दैट जितने भी इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, जो इंडिविजुअली जो बच्चा है, वो अपने नीड के अनुसार उसे क्या करे, ग्रहण करे। ओके, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट मोटिवेशंस ऑफ स्टूडेंट? रिसीविंग पेयर्स फ्रॉम द टीचर, earning a reward of a good grades, developing a personal interest in the subject matter, या फिर avoiding punishment in complete homework। so इसमें बेसिकली जब भी हम बात करते हैं आपके इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशंस स्टूडेंट, तो इसमें आपके डेवलपिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट, यस, एंड सब्जेक्ट मैटर्स। ओके, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, तो मैंने मास्लो की हायरार्की आपको नहीं अभी नहीं बताई है, मास्लो की हायरार्की नहीं बताई है मैंने। मैं आपको इससे रिलेटेड मास्लो की हायरार्की अपकमिंग जो सेशन है उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि बेसिकली उनकी हायरार्की किस पे चलती है। विच नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ स्टूडेंट कैन फोकस ऑन अ लर्निंग। ओके, ऑप्शन गिवन है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम नीड्स, सेफ्टी, या फिर साइकोलॉजिकल। सो जब भी मास्लो की बेसिकली बात की जाती है स्टैटिक आपके जो है सेटिस्फाइड बिफोर अ स्टूडेंट कैन फोकस ऑन लर्निंग, तो ये आपकी आ जाती है साइकोलॉजिकल नीड्स। ओके, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन द कंटेंट्स ऑफ एजुकेशन? तो पहले मैं आपको एक आसान भाषा में बता देती हूँ कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आपने स्टूडेंट कोई है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई या कोई चीज़ उसे नहीं आ रही है, तो आप उसमें उसकी करते हैं मदद। तो टीचर के द्वारा किसी भी प्रकार का मदद किया गया आपका जो है स्कैफोल्डिंग में आ जाती है। यानी ड्यूरिंग द टीचिंग आप जो है स्टूडेंट की क्या हेल्प कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, डिजिटेशंस हैं, आपके पीएचडी के जो थीसिस हैं, इन सब में जो आप उनको इन्वॉल्व होकर के बता रहे हैं, ये आपका एज ए आपके काम करती है स्कैफोल्डिंग का। आगे आपके ऑप्शन गिवन है, बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर द आउटडोर लर्निंग, प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू स्टूडेंट टू हेल्प देम अचीव अ टास्क, यस, assign group project to promote teamwork, using technology to enhance learning। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया, टू स्टूडेंट हेल्प देम अचीव देयर टास्क, गोल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। मतलब एक टेंटेटिव सपोर्ट होता है स्टूडेंट के लिए कि उसे जो है एक मार्गदर्शन का कार्य जो है करने में आसानी होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में जहाँ फंसता है तो टीचर के द्वारा, मेंटोर के द्वारा उन्हें सपोर्ट मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपके लक्ष्य को पूरा करने तक रहेंगे, नो, आपको एक टेंटेटिव सपोर्ट देते हैं सो दैट आप जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट क्विकली क्विजेस, मिड टर्म एग्जाम, क्लास डिस्कशन, होमवर्क असाइनमेंट।
सो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इट विल बी द मिड टर्म एग्जामिनेशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया हुआ, एग्जामिनेशन आपके कब होते हैं? जब आपका समेटिव असेसमेंट करना होता है तो। ओके, what is the role of wait time in a classroom questions? Okay, to give teacher time to prepare the next questions, to allow student time to think about it answering, to message to manner classroom behavior, to reduce the number of question asked. Okay, so इसमें basically आपका हो जाएगा to allow the student time to think before answering, यानी आंसर करने से पहले वो उसके बारे में सोचें। Which learning theory emphasize the role of reinforcement and punishment in shaping behavior? Constructivism, behaviorism, cognitivism, humanism. So जब भी हम बात करते हैं आपके रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, किसके लिए? बिहेवियर को शेपिंग करने के लिए, तो ये आपके बिहेवियरिज्म में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या आता है? जब वो खुद से अपने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कॉग्निटिव एंड ह्यूमैनिटीज, ये मैं आपको, ह्यूमैनिटीज तो सबको पता होगा, यानी उसके अंदर मूल्य, मानवीय मूल्यों को, ये सबको विकसित करना। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके ये सारे डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। वेट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ, what is the primary focus of student center learning? Now अब आ गया आपका student center, teacher center learning. Okay, teachers delivered of content, student active participant and engagement, strict adherence to the आपके जो है curriculum, use of standardized आपके जो है टेस्ट जितने होते हैं। सो ऑफकोर्स स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट और एंगेजमेंट तभी तो होगा आपके स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। यदि इसमें जो है टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो तो फिर आपके हो जाएंगे टीचर सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कब हो जाएगा? जब स्टूडेंट खुद ही चीज़ों को जो है एनालाइज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग? एक बार और, क्रिटिकल थिंकिंग से क्या है? इनकरेजिंग मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट। नो, वाई? क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्यों मेमोराइज कराएंगे? आस्किंग ओपन इंडेड क्वेश्चन। अच्छा, ओपन इंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? एंड क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? मैंने एक रिसर्च की एक क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, छोटे फॉर्म में समझे। ओपन इंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी आंसर आपके जितने मिलेंगे वो उनके अंदर डिफरेंट होंगे और उनमें वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। ओके, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन आपके में एस और नो नहीं होता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और किसी अपने साथी से पूछने गए तो वो उसको लेकर के कुछ और कहेगा। यदि उसी प्रॉब्लम को किसी अदर से पूछने गए तो उसके अपने अलग ओपिनियन होंगे, किसी थर्ड पर्सन से पूछने गए उसके अलग अपने ओपिनियन होंगे। तो ये आपके सब्जेक्टिव मैनर में और सबके आंसर आपको अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके क्या बनते हैं? ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस केवल यस और नो में होते हैं, यानी यस और नो में होते हैं। यानी इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपके सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलती हैं, सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलती है। एंड देन इसमें आपको सिमिलैरिटीज देखने के लिए नहीं मिलती हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आंसर गिवन है, प्रोवाइडिंग क्लियर लेक्चर नोट्स या फिर असाइनिंग आप जो है असाइन करेंगे बहुत ज़्यादा होमवर्क उसे। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्यों? जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन आस्क करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स लुक लाइक हॉरर, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। सो आप इसे आइडेंटिफाई करना है। आप इसे दिखाएंगे किसी स्टूडेंट को, आप इसे दिखाएंगे तो वो बताएगा कि इसे या तो पोलियो की प्रॉब्लम है ना, या फिर कोई बता सकता है कि इसको बनाया ही ऐसा ही गया है, यानी एक एनिमेटेड है, ठीक, या फिर कोई इसे बता सकता है कि ये जो है कैट की तरह दिख रही है, या फिर ये मानव ही है लेकिन इसको कैट के रूप में जो है बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी के आंसर में
सिमिलैरिटीज देखने के लिए नहीं मिल रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो सिमिलैरिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हैं, ओके। बट यहीं पे मैं ये आइडेंटिफाई कर देती हूँ कि ये आपकी कैट है, ये आपकी कैट है, तो ऑप्शन दे देती हूँ केवल यही। तो आप या तो एस करेंगे या नो करेंगे, तो मेरे पास आंसर ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज में जाएंगे, ओके। सो इसी तरीके से जब ड्यूरिंग द क्लासरूम इफेक्टिव बनाने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट सारे स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आते हैं, तो जो आपका एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम होती है, वो एक बाहर निकल के आती है, आइडेंटिफाई होकर के आती है। नाउ फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या बेसिकली पर्पज है? तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होती है, मैंने इससे पहले भी आपके उस दिन जब क्लास लिया था और टीचिंग का, तब मैंने बताया था। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ये होता है कि उसको जो पहले होमवर्क घर पे दिया जाता था, यानी जो होमवर्क आपको दिया जाता है, उसी होमवर्क को आप पहले घर पे करके लाते हैं एंड देन आकर के आप उसे जो है प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन गिवन है टू हैव स्टूडेंट टीच द क्लास, टू रिजर्व द ट्रेडिशनल होमवर्क एंड लेक्चर एलिमेंट्स, टू कंस्ट्रक्ट क्लासेस इन द रिजर्व ऑर्डर, या फिर आप जो है टेक्नोलॉजी फॉर ऑल आपके जो है इंस्ट्रक्शन में आप यूज करेंगे। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द टू रिवर्स द ट्रेडिशनल होमवर्क एंड लेक्चर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी आप जो है उन्हें फ्लिप क्लासरूम में बेसिकली होमवर्क आप देते हैं, वो करके लाते हैं एंड देन आप उसे जो है इससे जो है एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल टीचिंग? एक्सपेरिमेंटल टीचिंग क्या होती है? लिसनिंग टू द लेक्चर, एक्सपेरिमेंटल पूछ रहा है। वॉचिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज, पार्टिसिपेटिंग इन सोशल आपके जो भी एक्सपेरिमेंट है, या फिर रीडिंग टेक्स्ट बुक चैप्टर्स। नो, ये सारे नहीं आएंगे आपके इसमें। जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपके जो है एक्सपेरिमेंट टीचिंग में आपकी जाएगी। व्हाट डज मेटाकॉग्निशन? अब ये देखिए, कॉग्निशन टू कॉग्निशन कौन आ जाता है? मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन यानी जो आप कॉग्निशनली कर रहे हैं, और मेटा यानी और भी ज़्यादा, और भी उसमें कॉग्निशंस हैं। रेफर टू इन द लर्निंग प्रोसेस क्या है? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, थिंकिंग अबाउट one's own thinking, see carefully, thinking about one's own thinking, learning through physical activity, acquiring motor skill। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थिंकिंग वंस ओन थिंकिंग, यानी कॉग्निशन टू मेटा कॉग्निशन, यानी आपके कॉग्निशन में भी एक और कॉग्निशन, और मेटा यानी और ज़्यादा कॉग्निशंस। Which level of teaching emphasize rote memorizations and recall of factors? अब आ गए आपके रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड ऑटोनोमस, जो मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को, ओके। सो रोट मेमोराइजेशंस एंड रिकॉल फैक्ट्स किस में आ जाएंगे? रिफ्लेक्टिव नो, मेमोरी एंड ऑटोनोमस। ओके, ऑटोनोमस मैंने आप सभी को नहीं बताया। ऑटोनोमस डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि आपने अपने घर में 5 साल के बच्चे को देखा होगा, 5 साल से नीचे के जितने बच्चे होंगे वो आपके सब ऑटोनोमस बच्चे के डेवलपमेंट में आते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि जब वो क्लास में जाते हैं तो मैम उन्हें जो है क्ले दे देती हैं। मैं 5 साल भी नहीं बोलूँगी, आप जो है 3 ईयर से जो और नीचे के बच्चे हैं जिन्हें प्री प्राइमरी में भेजा जाता है, जो बेसिकली प्ले वे में जाते हैं, उनको आपने देखा होगा तो उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो खुद से सीखने का प्रयास करें। उन्हें क्ले दे दिया जाता है, आप जो देखेंगे कि ग्लासेस दे दिए जाते हैं, वो जो उन्हें एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उनसे, इस तरीके की चीज़ें देते हैं। पेरेंट्स के द्वारा भी घर पे दिया जाता है एंड देन यदि आप किसी क्लासरूम में देखेंगे तो क्लासरूम में भी बेसिकली उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट वे उसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार वो सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होती है? जब आप इसमें समझते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें जब हम रिकॉल करते हैं, मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को, इन सारी चीज़ों को, तो ये आपका आ जाता है मेमोरी लेवल। आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। At which level of teaching does the
लर्नर फोकस और अंडरस्टैंडिंग, किस पे बात करता है, अंडरस्टैंडिंग पे, मीनिंग आपके जो है ग्रास्पिंग कर आपके कंटेंट। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव, ऑटोनॉमस बहुत पहले ही होता है, आपके बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, उसमें टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती है, बच्चा खुद से ही चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है ऑटोनॉमस में, एंड देन धीरे 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 उसे जो है उसको रोट लर्निंग के बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव, एंड देन ऐसे वो बेसिकली आगे बढ़ते जाता है। इसमें आपका आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पहले ही इसने पूछ दी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, विच टीचिंग लेवल इनकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें आपको कुछ बताना चाहिए। मेमोरी लेवल नहीं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। रिफ्लेक्टिव लेवल ये तो आपका होगा नहीं, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल आपके क्रिटिकल थिंकिंग लेवल में आ जाता है। ओके, हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? आपके मॉरिस, हर्बर्ट, हंट एंड ब्लूम। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। ओके, सो इसमें बेसिकली आ जाते हैं आपके हर्बर्ट। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट एंड मोस्ट थॉटफुल? क्या पूछा है यहाँ पे? हाइएस्ट एंड मोस्ट थॉटफुल, यानी जो सोचने विचारने की क्षमता है वो बहुत हाईएस्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स, बियॉन्ड द लेवल। बोलते हैं ना कि आप जो है जो ये ले करके आए हैं इससे कुछ और परिवर्तन करके कुछ और नया ले आइए, समथिंग डिफरेंट। तो ये कब होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में, जब आप एज ए स्कॉलर आप यदि होंगे या आप जो है बच्चों को करा रहे होंगे टीचिंग, या फिर आपने देखा होगा कि डिजिटेशन वगैरह में भी आपको बिल्कुल अलग डिफरेंट कुछ अलग, तो ये आपका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑटोनॉमस लेवल में थॉटलेस, थॉटफुल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा खुद से ही वो सीखने का प्रयास करता है, तो वो अपने ही चीज़ों को मेमोराइज करना, अपनी चीज़ों को सीखना, बिगाड़ना, ये सारी चीज़ें करता है। तो जब भी हाईएस्ट मोस्ट थॉटफुल, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव लेवल आपका आ जाएगा। In which level of teaching is a teacher role more active than interactive? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर ऑटोनोमस? सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विच विल द मेमोरी लेवल। विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग? आ गया फिर अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट्स। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव तो यहाँ पे होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। मेमोरी लेवल भी आप यहाँ से हटा देंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्योंकि ऊपर पहले ही इसने पूछ दिया है। एट विच लेवल ऑफ टीचिंग डज द लर्नर गेट अ अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट? यानी कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, ऑप्शन गिवन है आपके मेमोरी लेवल, नो मेमोरी लेवल में बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल। पॉजिटिव नेगेटिव कब समझेंगे? जब कोई चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो वो समझेंगे कि दिस इज द पॉजिटिव एंड ये आपका नेगेटिव है। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए भी समझना बहुत आवश्यक होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगी, रिफ्लेक्टिव एंड देन आपके ऑटोनोमस नहीं आएंगे। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थॉटलेस? मतलब अभी इसमें कोई सोचना है ही नहीं। टीचिंग एंड रोट मेमोराइजेशन किस में होगा? ओके, इसमें ऑलरेडी आंसर मैंने मेंशन कर दिया है, मेमोरी लेवल। सो आंसर आपका मेमोरी लेवल ही होगा, क्योंकि इसमें थॉटलेस होता है, टीचर ही मेमोराइज कराती हैं आपके। कैसे आप सभी ने किया होगा ना, मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने कैसे किया था। 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, इस तरीके से मैंने 20 तक के टेबल लर्न किए थे। और व्हेन आई वाज जब मैं 3 क्लास में थी, आपके 3rd में या 2nd एंड 3rd में, तब मैंने बेसिकली ऐसे ही रोट लर्निंग में ही याद किया था। तो ये बिल्कुल थॉटलेस होता है, उस समय हम कुछ नहीं सोचते हैं। वो हमारी एज ऐसी होती है कि हम उसमें ये भी नहीं होता कि आप 2+2+2+ करके या फिर 13+13 करके ऐसे कर दो, एक लंबा समय चला जाता है ना। वो एक जो बताया जाता है टीचर के द्वारा, जो बताया जाता था, टीचर बोलती थी राइम्स वगैरह, तो हम लोग को एज इट इज़ लर्न हो जाते थे। मुझे तो ध्यान है कि एक बार डैडी लेके मुझे बैठे थे पढ़ने के लिए, एंड देन
आप मैं पूरी स्टोरी पढ़ गई एंड मेरा जो फिंगर था वो अब पहले ही पेज पे था, पूरी स्टोरी खत्म हो गई थी। तो ये क्या है, ये एक रोट लर्निंग है, क्योंकि टीचर ने पूरी स्टोरी बता दी थी और पूरी स्टोरी मैं लर्न कर चुकी थी। आई हैव लर्न होल स्टोरीज, बट जब पता चला कि मेरा फिंगर फर्स्ट पेज पे ही है एंड देन पूरी स्टोरी मैंने बोल डाली। तो ये आपकी रोट लर्निंग है, आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये आपकी मेमोरी लेवल पे आ जाती है, आंसर आपको पहले ही दिख रहा है। हु इज द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव में आपके कौन आ जाते हैं, तो जब भी रिफ्लेक्टिव लेवल की बात होती है तो उसमें हमारे आ जाते हैं हन। Which level of teaching involve the use of problem-centric approach and develop active skills? तो पहले पूछा है इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोचेस की बात कर रही है। ऑप्शन गिवन है आपके मेमोरी नो, अंडरस्टैंडिंग नो, ऑटोनोमस नो, रिफ्लेक्टिव लेवल। मैं इससे रिलेटेड आपको इतने क्वेश्चंस करा दे रही हूँ कि यदि एग्जामिनेशन में आएगा तो आप जो है, आई एम नॉट सेइंग कि आप आंख बंद करके कर लोगे, बट आंख ओपन करके आप जो है इसे आंसर को बहुत ही ईजिली कर ले जाओगे। विच level of teaching in the classroom environment sufficiently open and independent? memory, understanding, reflective, autonomous। so इसमें बेसिकली आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर इंडिपेंडेंसी ही दिखाई जाती है। which level of teaching is also termed as a introspective level of teaching? memory level, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड आपका ऑटोनोमस। so इसमें आपका आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। At which level of teaching does the learner develop the ability to evaluate and making judgment? किसमें बेसिकली वो एबिलिटी डेवलप होती है कि वो मूल्यांकन कर सके, जजमेंट कर सके? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर ऑटोनोमस। सो ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वो जजमेंट कब करेगा, जब उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज हो, और नॉलेज कब आती है, जब वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे चला जाता है तब। Which level of teaching is associated with the development of critical and active creative skills? memory, understanding, reflective, autonomous। so इसमें आपका आ जाएगा और reflective level। in which level of teaching does the teacher explain the relationship between principle and fact? तो फैक्ट आपके किस सिद्धांतों और फैक्ट के बारे में जब बात होती है तो ये आपकी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ओके, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग? बताएं, इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग में क्या आ जाएगा? मेमोरी लेवल। क्योंकि ये अब बहुत से लर्नर का ये होगा कि मैम इनिशियल लेवल तो ऑटोनोमस होता है। यस, ऑटोनोमस होता है, बट दे आस्क क्वेश्चन आस्किंग में क्या है? स्टेज ऑफ टीचिंग। तो स्टेज तो बेसिकली तीन ही है ना हमारे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ऑटोनोमस ये स्टेज में नहीं आता है, बट ये सबसे इनिशियल स्टेज है। तो यदि स्टेज वाइज पूछे तब आप बेसिकली जाएंगे मेमोरी लेवल में, और नहीं तो मेमोरी लेवल लेस में मेमोरी आ जाएगी और सबसे हाईएस्ट में आपके रिफ्लेक्टिव आ जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो आप ऑटोनोमस को डाल सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन मूव करेंगे। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज द फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट हाउ प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड? कैसे बेसिकली अप्लाइड करेंगे? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोनोमस। तो रिफ्लेक्टिव तो हमारा होगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग जब हम समझ जाते हैं तभी तो हम उसे अप्लाई करते हैं। विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फसाइज द रिकॉल फैक्ट्स एंड आपके इंफॉर्मेशन? तो आप सभी को पता होगा जब हम चीज़ों को याद करते हैं, वो आपके मेमोराइज करते हैं तो आपके मेमोरी लेवल में आ जाती है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग इज द लर्नर थिंकिंग एबिलिटी नॉट सिग्निफिकेंटली एंगेज? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ऑटोनोमस। सो इसमें आपका आ जाएगा मेमोरी लेवल। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड द रोट लर्निंग? टीचर सेंटर होती है, रोट लर्निंग की बात कर रहा है। एकदम चले जाएं आप इनिशियल स्टेज में, वो आती है मेमोरी, क्योंकि ये स्टेज की बात कर रहा है ना, इसीलिए हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट की बात नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये डेवलपमेंट लेवल की बात कर रहा है, ये वो खुद ही से डेवलप करता है बच्चा। विच लेवल ऑफ टीचिंग डज द लर्नर comprehensive or the meaning of concept at the and the principle? memory, understanding, reflective, autonomous। so इसमें आपका आ जाता है understanding। which level of teaching involve the evolutions, attitude, beliefs and involvement or in learning? memory, understanding,
रिफ्लेक्टिव, ऑटोनोमस, तो रिफ्लेक्टिव आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग डज द टीचर प्ले डेमोन्स्ट्रेट रोल, बेसिकली आपके क्रिएटिव रोल, आपके इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट्स, ये सारी चीज़ें करता है, तो ये कब आ जाती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल में। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, ऑफकोर्स जब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो सब आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में चला जाएगा, क्योंकि तब तक आप रिफ्लेक्टिव मोड जा चुके होते हैं, चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ऑलमोस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाले थे। अभी बहुत से ऐसे आपके क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको प्रिपेयर कराते जाऊंगी, और बीच में जो मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपके लिए नई हैं तो मैं उन्हें आपको समझाती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। किसी भी कुछ भी आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आपको UGC नेट बाय अर्चना मैम से मिल जाऊंगी। आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने 100+ वीडियोस डाले हैं जिन्हें जा करके आप देख सकते हैं, एंड आपके लिए जितना यूज़फुल हो उसे आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं एंड देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।